बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 27 का लेक्चर नंबर 17 है और आज आपका टॉपिक है पोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पोल्यूशन की डेफिनेशन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन पोल्यूशन, राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन है द बी फॉलिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। बी फॉल का मतलब होता है गंदा हो जाना, ख़राब हो जाना। किसका? माहौल का। बाय एनीथिंग, किसी भी चीज़ से माहौल का ख़राब हो जाना। और वो जो चीज़ है वो किसने पैदा की है? प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमंस, विच इज़ आर मे बी हार्मफुल टू द ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सो उस चीज़ से माहौल का ख़राब हो जाना जो इंसान ने पैदा की हो और फिर वो इंसान या दूसरे जानदारों की ज़िंदगी के लिए क्या हो, ख़तरा हो या ख़तरे का बायस बन सकती हो, इसको आप क्या कहते हो? पोल्यूशन कहते हो। द बी फॉलिंग ऑफ द इन्वायरमेंट बाय एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन विच इज़ आर मे बी हार्मफुल टू द ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। द बी फॉलिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, माहौल का ख़राब हो जाना, बाय एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन, जो किसने पैदा की हो, वो चीज़ इंसान ने पैदा की हो, विच इज़, जो नुकसान का बायस हो या मे बी हो सकती हो, किसके लिए? टू द ह्यूमन लाइफ एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये डेफिनेशन होगी। आगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सम मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन की क्या है? टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एयर पोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, ज़मीन की आलूदगी, शौर की आलूदगी और शोर की आलूदगी। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, हवा की आलूदगी या फिजा की आलूदगी। सबसे पहले फिर इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द बी फॉलिंग ऑफ द एयर, द बी फॉलिंग ऑफ द एयर बाय एनीथिंग दैट मे बी हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। या आप जब वो तारीफ याद कर लो ना पोल्यूशन की, तो यहाँ पे सिर्फ एयर लिख दो। द बी फॉलिंग ऑफ द एयर बाय एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन which is or may be harmful to the human life and other living organism is called air or atmospheric pollution. So अगर environment लिखोगे तो ये बनेगी जनरल पोल्यूशन, अगर यहाँ पे एयर लिख दोगे तो ये बन जाएगी आपकी एयर या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बनेगी। ठीक है, तो अब देख लें, लेकिन आपकी बुक ने ये तारीफ लिखी है, आपकी मर्जी है, आपकी आसानी के लिए मैंने वो बता दी है। ठीक है, सो आपकी बुक ने जो लिखी है, द बी फॉलिंग ऑफ द एयर, हवा का ख़राब हो जाना, बाय एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, फिर दैट मे बी हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे जानदारों को नुकसान हो, इसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। ये डेफिनेशन आपकी बुक वाली है। आगे चलें। एयर इज़ नॉट ऑलवेज एज क्लीन एज इट मस्ट बी। हवा हर वक्त साफ नहीं होती उतनी जितनी उससे मतलब क्लीन होना चाहिए। हवा हर वक्त साफ नहीं होती जितना उसे साफ होना चाहिए। सो एयर इज नॉट ऑलवेज एज क्लीन एज इट मस्ट बी। आगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए ऑक्साइड होते हैं बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड, nitric oxide and nitrogen dioxide or nitrogen superoxide. These are the oxide of the nitrogen. Nitrous oxide, this is also called laughing gas, nitric oxide and nitrogen dioxide or nitrogen superoxide. इसके अलावा lead compound होते हैं, lead को Pb से जो शो करते हैं, lead compound and chlorofluorocarbon, chlorofluorocarbons, ऐसे compound जिनमें क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो और कार्बन हो, इनको आप क्या कहते हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन, कि इंसान की एक्टिविटीज़ से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन,
लेड कंपाउंड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, ये जो 4-5 मैंने नाम लिए ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है। इनसे हवा बड़ी तेज़ी से आलूदा होती है और ये बनते कैसे हैं? इंसान की एक्टिविटीज से बनते हैं। दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को एयर पॉल्यूटेंट का नाम देते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो चीज़ आलूदगी करवाती है, जो चीज़ आलूदगी का बायस बनती है उसको पॉल्यूटेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉल्यूटेंट। और ये जो 4-5 मैंने नाम लिए ये एयर पॉल्यूटेंट हैं। सो आपसे क्या पूछा जा सकता है? पोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फिर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पूछा जा सकता है, फिर कहा जाएगा एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की डेफिनेशन करो और एयर पोल्यूशन के पॉल्यूटेंट लिखो। तो आप ये 4-5 एयर पोल्यूशन के पॉल्यूटेंट लिख दोगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या टॉपिक स्टार्ट करने लगे हम? ओजोन लेयर डिप्लीशन हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा ओजोन के बारे में बताएंगे, ठीक है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी आर फेसिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। हवा ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी आर फेसिंग द ओजोन लेयर डिप्लीशन। हवा की आलूदगी की वजह से हम किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? ओजोन लेयर डिप्लीशन को हम फेस कर रहे हैं। ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 टू, अब ओजोन के बारे में बताया जा रहा है बच्चों। ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर above the earth which filter most of the ultraviolet radiation या ultraviolet rays and protect us from these harmful rays of the sun is known as ozone layer, is known as ozone layer। ये देखें ये सरफेस ऑफ अर्थ है बच्चों और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर तकरीबन 10 से 50 किलोमीटर ऊपर, अगर हम ऊपर जाते हैं और कितने किलोमीटर ऊपर? 10 to 50 किलोमीटर ऊपर सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर एक लेयर है। एक क्या है? लेयर है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ओजोन लेयर। above the surface of the earth, above the surface of the earth there is a layer that is called ozone layer। और कितनी ऊपर है ज़मीन की सतह से? 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक। 10 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाएगी और 50 किलोमीटर तक ये चलती है, कहीं ना कहीं ये दरमियान में पाई जाती है। सो और ये क्या है? ये सूरज है, ऊपर है बच्चों, सन है। सन से यूवी लाइट आती है। सन से कौन सी लाइट आती है? यूवी लाइट आती है। ये उनको ज़मीन पे आने से रोक दिया है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही होती हैं ये ओजोन की तह उनको ज़मीन पे नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक होती है। ये बड़ी ख़तरनाक होती है, उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, ये उनको जज़ब करती है बस, और ज़मीन में आने से क्या करती है? रोकती है। इसको कहते हैं ओजोन की लेयर। जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 3 एटम मिल जाए तो क्या बन जाता है? O3। पहले 2 मिलेंगे तो बनेगा O2, फिर तीसरा मिलेगा तो क्या बन जाएगी? O3। तो ये O3 है। देखें शाबाश कि ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ। एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जो ज़मीन से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर होती है। विच फिल्टर मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को या अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज हार्मफुल रेज, और इन ख़तरनाक शुआओं से हमें बचाती है। और ये शुआएँ किधर से आ रही हैं? सन से आ रही हैं। इसको आप कहते हो ओजोन लेयर। सो ओजोन लेयर का काम क्या है? ये आपको सूरज से आने वाली ख़तरनाक यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, हिफाजत करती है। और एज इट कंटेन ओजोन, इसको ओजोन लेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओजोन है। अब ओजोन क्या है? इन प्योर फॉर्म ओजोन इज ब्लूइश। प्योर फॉर्म में ओजोन जो है वो ब्लूइश है, एक्सप्लोजिव है एंड हाईली पॉइजनस गैस है। अगर ओजोन की खुद की बात करें, इसको ओजोन लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ओजोन लेयर के अंदर मेन चीज़ ओजोन है। और ओजोन प्योर फॉर्म में क्या होती है? ब्लूइश होती है, ये इसका रंग है। एक्सप्लोजन धमाके वाली गैस है एंड हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है। ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम
बाउंडेड टुगेदर, और ओजोन के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं? 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है कि ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम बाउंडेड टुगेदर। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये देखना है आपने कि ओजोन अब ख़त्म हो रही है और ओजोन के लेयर के अंदर एक सुराख पैदा हो गया है, ए होल इन अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड, कि ज़मीन की जो हिफाजती तह थी, ज़मीन के गिर्द जो हिफाजत की तह थी, ओजोन की लेयर थी, उसके अंदर क्या बन गया है? होल बन गया है। क्यों? क्योंकि वो डिप्लीट कर गई है, वो ख़त्म हो गई है। सो टॉपिक है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन की तह का खात्मा, ए होल इन द अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड, ज़मीन के प्रोटेक्टिव शील्ड में एक सुराख का बनना या ओजोन लेयर डिप्लीशन। The latest studies of the ozone layer reveal that ozone is rapidly depleting. The latest study of ozone layer, जब ओजोन लेयर की स्टडी की जा रही है, जो लेटेस्ट स्टडी है, अब वाली स्टडी है, वो रिवील कर रही है, वो जाहिर कर रही है कि ओजोन जो है वो तेज़ी से ख़त्म हो रही है। ओजोन लेयर की जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं वो इस बात को रिवील कर रही हैं, जाहिर कर रही हैं कि ओजोन जो है वो तेज़ी से ख़त्म हो रही है। The decline in the thickness of the ozone layer is caused by increasing level of chlorofluorocarbon. अब जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस में तेज़ी से कमी आ रही है, वो पतली होती जा रही है, उसमें सुराख होते जा रहे हैं, वो डिप्लीट होती जा रही है। उसकी मेन वजह क्या है? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो ओजोन लेयर के खात्मे की सबसे बड़ी वजह क्या होते हैं? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। पहले बता दिया था, जिसके अंदर क्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है और कार्बन होती है। सो कोई भी आपसे पूछे द मेन रीजन फॉर डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। दीज गैसेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एयर कंडीशनर। अब ये गैसेज किधर से बनती हैं? ये गैसेज एयर कंडीशनर से बनती हैं। इन आवर ऑफिसेज, हमारे ऑफिसेज में जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, एसी होते हैं, उनसे ये बनती हैं। हमारे होम्स में जो एसी होते हैं, हमारी व्हीकल्स के अंदर, एंड ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर्स, और रेफ्रिजरेटर से भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल सकती हैं। सो मेन रीज़न क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किधर से पैदा होती हैं? फ्रॉम एयर कंडीशनर इन आवर ऑफिसेज, होम्स, व्हीकल्स एंड ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर। एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइज टू द एटमॉस्फेयर, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज काज क्लोरीन टू रिलीज। तो फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एक चीज़ क्या है? क्लोरीन भी है, एक चीज़ क्लोरीन भी है। तो जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाते हैं तो ऊपर तो अल्ट्रावायलेट रेज मौजूद है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन को क्या कर देती हैं? रिलीज कर देती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या रिलीज हो जाएगी? क्लोरीन रिलीज हो जाएगी। द क्लोरीन रिलीज डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल इन द ओजोन लेयर। फिर वही जो क्लोरीन होगी वो ओजोन मॉलिक्यूल को तबाह करेगी, और ओजोन मॉलिक्यूल क्या बना रहे होते हैं? ओजोन लेयर बना रहे होते हैं। तो ये देखिएगा, इधर आपने क्या कहा? आपने कहा कि आजकल ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसमें सुराख पैदा होते जा रहे हैं, और इसकी सबसे मेन वजह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन चूँकि ये गैसेस होती हैं, ये ऊपर जाती हैं और ऊपर जाके अल्ट्रावायलेट शुआएँ इनसे मिलती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या मिलती हैं? अल्ट्रावायलेट शुआएँ मिलती हैं, और वो अल्ट्रावायलेट शुआएँ यहाँ से क्या रिलीज़ कर देती हैं? क्लोरीन को रिलीज़ कर देती हैं, और क्लोरीन जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल को तबाह कर देती है। किसको? ओजोन लेयर है ये। ओजोन लेयर में जो ओजोन का मॉलिक्यूल मौजूद है, उस ओजोन के मॉलिक्यूल को ये क्लोरीन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज़ हुई है, वो क्या कर देती है? क्लोरीन ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देती है। As the ozone layer become thinner, more ultraviolet rays from the sun are able to reach Earth. The level of ozone in the ozone layer over Antarctica has fallen drastically and has led to a hole. As the ozone layer become thinner, जैसे जैसे ओजोन की तह पतली होती जाती है, थिन होती जाती है, more ultraviolet rays from the sun are able to reach the earth। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन
कहाँ आएगी, ज़मीन पे आएंगी। और आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होंगी, नुकसानदेह होंगी, तो नुकसान का बायस बन जाएंगी वो। सो जैसे ये थिन होगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पे आना शुरू कर देंगी। द लेवल ऑफ द ओजोन इन द ओजोन लेयर ओवर एंटार्कटिका हैज़ फॉलन ड्रेस्टिकली। एंटार्कटिका एक जगह है, बरआज़म भी है, वहाँ पे ओजोन की जो तय है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, और उसको आप कहते हो कि वहाँ पे ओजोन का क्या बन चुका है, ओजोन होल। द ओजोन लेयर हैज़ आल्सो बीन फाउंड टू डिक्रीज ओवर आर्कटिक रीजन्स। आर्कटिक जो इलाके होते हैं वो शुमाली जो कुतुब है, नॉर्थ पोल है, उससे रिलेटेड होते हैं। तो किस किस जगह ओजोन की तय में कमी आई है, आर्कटिक रीजन में कमी आई है और एंटार्कटिका में भी ओजोन की तय में कमी आई है। आगे चलते हैं कि ओजोन की तय जब पतली हो जाए या जब उसमें सुराख हो जाए तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। पहली बात तो यही है कि अल्ट्रावायलेट शुआएं ज़मीन पे आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो अब ओजोन लेयर ख़त्म हो चुकी है, उस ओजोन लेयर के ख़ात्मे के असरात क्या होंगे। इफ़ मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ सरफेस, अगर ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन की सतह पर आना शुरू कर दे, दे विल इफेक्ट ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, तो इससे सारी ज़िंदगी मुतासर होगी जो ज़मीन के ऊपर है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज अगर आना शुरू कर दें, आ क्यों रही है, क्योंकि ओजोन की तय थिन हो चुकी है, उसमें सुराख हो चुके हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट शुआएं सूरज से ज़मीन पे आना शुरू हो गई हैं, तो सारी ज़िंदगी मुतासर होगी। क्यों, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके अलावा दे का स्किन कैंसर, स्किन का कैंसर भी होगा, एंड कैटरेक्ट इन द ह्यूमन, और इंसान के अंदर सफ़ेद मोतिया भी होगा। कैटरेक्ट किसे कहते हैं, सफ़ेद मोतिया को कहते हैं, ये भी होगा। स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दे कैन आल्सो इफेक्ट द क्रॉप, प्लांट, ट्रीज एंड इवन द मेरीन प्लांक्टन एंड डिस्टॉर्ट वेदर पैटर्न। पहली बात टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसके अलावा स्किन कैंसर हो गया इनकी वजह से। जब ओजोन की तय डिप्लीट हो जाए और अल्ट्रावायलेट शुआएं नीचे आ जाएं, टेम्परेचर बढ़ेगा, स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट होगा। इसके अलावा इफेक्ट क्रॉप, प्लांट, ट्रीज, इसके अलावा हमारी क्रॉप, प्लांट, ट्रीज मुतासर होंगे। इवन मेरीन प्लांक्टन, और मेरीन जो प्लांक्टन है, मेरीन कहते हैं समुद्री पानी, उसमें रहने वाले प्लांक्टन, आपने कहा था लिविंग एमंग द, आपने एक चैप्टर में देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि लिविंग एमंग द एंकल्ड प्लांट देयर आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच आर कॉल्ड प्लांक्टन। ये दो किस्म के होते हैं, फाइटोप्लांक्टन और जूप्लांक्टन, ड्रिफ्टिंग प्लांट और ड्रिफ्टिंग एनिमल्स, ठीक हो गया। तो ये भी मुतासर होंगे। एंड डिस्टॉर्ट वेदर पैटर्न, और जो वेदर पैटर्न होगा वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये आज आपका एक इंफॉर्मेशन भी रह गई, उसको भी देख लें कि ए सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेज। एक सिंगल जो क्लोरीन एटम है वो क्या करेगा, A single chlorine atom can react with the ultraviolet rays and destroy as many as 1 million ozone molecule। याद रखिएगा क्लोरीन का एक एटम तकरीबन 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है बच्चों, डिस्ट्रॉय कर सकता है। याद रखिएगा क्लोरीन का एक एटम 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, स्पेशली द ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये आपने अच्छी तरह इसको लॉन्ग क्वेश्चन में करना है। अल्लाह हाफिज़।